चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसने हिंदुस्तान पर 300 साल से भी ज्यादा हुकूमत की और अपने पीछे कला और आर्किटेक्चर की ऐसी निशानियां छोड़ गया जिन्हें आज पूरी दुनिया देखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की, उसके उदय, उसकी बुलंदियों और उसकी कभी न मिटने वाली विरासत की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? एक ऐसे शासक से जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, जिसे अपने ही वतन से निकाल दिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा इंसान जो अपना घर बार हार चुका हो, वो हिंदुस्तान में 300 साल तक चलने वाले साम्राज्य की नींव कैसे रख सकता है? ये पूरी दास्तान शुरू होती है इसके संस्थापक बाबर से। तो चलिए इस कहानी की असाधारण शुरुआत से ही शुरू करते हैं। ये दास्तां है एक ऐसे शहजादे की जिसका भविष्य यानी फ्यूचर बिल्कुल धुंधला था। देखिए, बाबर कोई आम शहजादा नहीं था। उसकी रगों में इतिहास के दो सबसे बड़े विजेताओं यानी कॉन्करर्स का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खान का। और ये सिर्फ एक फैमिली ट्री नहीं था, बल्कि ये उसके अंदर की उस आग को हवा दे रहा था, उसके अरमानों को। तो हुआ ये कि सेंट्रल एशिया की फरगना घाटी का शासक होते हुए भी बाबर अपनी पुश्तैनी सल्तनत समरकंद को अपने सबसे बड़े दुश्मन शैबानी खान से हार गया, और इसी हार ने उसे एक नई मंजिल की तलाश में दक्षिण की तरफ धकेल दिया। एक ऐसा सफर जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था। एक हार के बाद उसने जो कहा, उससे उसकी हिम्मत का अंदाजा लगता है। क्या हुआ जो हार गए एक जंग, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम में साहस और इच्छा शक्ति जो सिर झुकाने और सिजदा करने को तैयार नहीं। यहाँ सिजदा का मतलब है घुटने टेक देना। और यही जज्बा, यही एटीट्यूड उसकी पहचान बना। तो इसी बुलंद हौसले से आखिरकार एक इतने बड़े साम्राज्य की बुनियाद कैसे पड़ी? चलिए देखते हैं। मौका मिला दौलत खान लोधी की न्योते से। इनविटेशन मिलते ही बाबर अपनी फौज लेकर हिंदुस्तान आ पहुंचा और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में उसने एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जो उस वक्त हिंदुस्तान में नई थी, तोप यानी कैनन्स। इस नई टेक्नोलॉजी ने इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना को घुटनों पर ला दिया। बस दिल्ली फतेह हो चुकी थी और मुगल साम्राज्य की शुरुआत भी। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन पहले 6 महान बादशाहों पर जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया। सबसे पहले बाबर, द फाउंडर, फिर हुमायूं, जिनका राज काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। उनके बाद आए अकबर, जिन्हें सबसे महान मुगल बादशाह माना जाता है। फिर जहांगीर, जो आर्ट और इंसाफ के लिए जाने जाते थे। शाहजहां, जिनके दौर में मुगल आर्किटेक्चर अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। और आखिर में औरंगजेब, जिन्होंने साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया। लेकिन साम्राज्य को असली मजबूती और स्टेबिलिटी दी अकबर ने। कैसे? एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाकर, धार्मिक मामलों में सहिष्णुता यानी टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाकर, और सबसे अहम, राजपूत राज्यों से रिश्ते जोड़कर। उनकी इसी समझदारी ने एक ऐसी बुनियाद रखी जो सदियों तक टिकी रही। और जब इतनी स्टेबिलिटी आती है तो क्या होता है? कल्चर फलता फूलता है, एक तरह का कल्चरल एक्सप्लोजन। तो चलिए आप देखते हैं मुगलों का गोल्डन एज ऑफ आर्ट। और इस दौर की सबसे बड़ी पहचान ताजमहल। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। एक मकबरा जो आज प्यार की निशानी बन चुका है। सोचिए 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने 20 साल से ज्यादा लगाए इसे बनाने में। क्या शानदार इमारत है। फिर आता है दिल्ली का लाल किला। ये सिर्फ एक किला या महल नहीं था, ये मुगल पावर का सेंटर था। यहीं से बादशाह अपने इतने बड़े साम्राज्य को चलाते थे और यहीं हिंदुस्तान की तारीख के कितने ही अहम पन्ने लिखे गए। और हाँ, फतेहपुर सीकरी, उसे कैसे भूल सकते हैं। अकबर ने ये पूरा का पूरा शहर बसाया था। भले ही ये कैपिटल थोड़े ही वक्त के लिए रहा, लेकिन इसकी आर्किटेक्चर लाजवाब है। इंडियन और पर्शियन स्टाइल का एक खूबसूरत ब्लेंड। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलंदी के बाद ढलान आती है। गोल्डन एज भी हमेशा नहीं रहते। तो अब बात करते हैं साम्राज्य की बुलंदी की और उसके बाद शुरू हुए उसके जवाल यानी पतन की। औरंगजेब के टाइम में 17वीं सदी के आखिर तक मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था। कितना बड़ा? करीब 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जरा सोचिए, ये आज के भारत से भी बड़ा इलाका है। सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा साम्राज्य। पर इतने बड़े साम्राज्य का पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। फिर 1738 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, जिसने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। और आखिर में 1857 में अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया और इस तरह मुगल दौर का अंत हो गया।
तो साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन क्या उसकी कहानी भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। उसका असर, उसकी विरासत आज भी हमारी जिंदगी में, हमारे शहरों में, हमारे कल्चर में जिंदा है। ये विरासत हमें हर जगह दिखती है। खाने में मुगलई क्विजीन से लेकर जबान में उर्दू तक, जो हिंदी, फारसी और अरबी का एक खूबसूरत मिलन है। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, शानदार बाग बगीचे और आर्ट और लिटरेचर की एक रिच ट्रेडिशन भी उन्हीं की देन है। तो आखिर में वही सवाल, इतने साल गुजर जाने के बाद, 300 से भी ज्यादा साल, मुगल साम्राज्य की विरासत आज के मॉडर्न भारत को कैसे शेप करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों में भी है और हमारे आज में भी।